आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आज हम देखेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को समझने से पहले हमें सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम आपकी सिंगल एंट्री से रिलेटेड बुक कीपिंग होती है, यानी कि उस एंट्री के ऑपोजिट आप कोई दूसरी एंट्री नहीं करते। यानी कि अगर कोई आप कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं या कोई पर्सनल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो उसके लिए आप सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ करेंगे। जैसे आप अपनी रोज़मर्रा लाइफ में देखते हैं कि आप कोई भी चीज़ उधार पे लेते हैं तो दुकानदार जो भी अकाउंट्स मेंटेन करता है वो सिंगल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होती हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि अगर आपने कोई बेनिफिट लिया है तो उसके ऑपोजिट या उसके एवज आप कोई बेनिफिट देंगे, यानी कि हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है। तो इसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम और दोनों ट्रांजैक्शन को हम अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कुछ रूल्स और गाइडलाइंस होती हैं जिनको फॉलो करते हुए हम अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एक स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इशू करता है जिसको हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी कहते हैं और गैप भी कहते हैं। इन स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए तमाम कंपनीज अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। सबसे पहले आपके पास आ जाता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद आपके पास आ जाता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में आपके पास आ जाता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको ये कहता है कि आपका ओनर एक अलग एंटिटी है और आपका बिजनेस एक अलग एंटिटी है। अगर आपके ओनर ने आपके बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट किया है तो आपका बिजनेस लायबल है कि आपके ओनर के पैसे वापस दे। इसी तरह अगर आपके ओनर ने आपके बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ कैश निकाला है तो आपका ओनर लायबल है कि वो आपके बिजनेस के पैसे दे। तो इसका ये मतलब है कि आपका बिजनेस एक अलग एंटिटी है, वो आपको पैसे देने के लायबल है और आप भी उसको पैसे देने के लायबल हो सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आपको ये कहता है कि आपने अपने माइंड में रखना है कि आपका बिजनेस लंबे अरसे के लिए चलेगा और उसकी बेसिस पे आपने अपनी तमाम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है अपनी बुक्स में कि आपका बिजनेस लंबे अरसे के लिए चलेगा। आप अपना बिजनेस 1 या 2 महीने के लिए नहीं कर रहे। तो इस चीज को आपने माइंड में रखना है कि आपका बिजनेस एक गोइंग कंसर्न है जिसने चलते ही रहना है। तीसरे नंबर पे आपके पास आ जाता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आपको ये कहता है कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन करनी है उनकी आपने रिकॉर्डिंग मॉनेटरी टर्म में करनी है या किसी करेंसी में करनी है, यानी कि हर वो ट्रांजैक्शन जिसको आप मनी से रिलेट कर सकें वो आपने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड करनी है। चौथे नंबर पे आपके पास आ जाता है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट आपको ये कहता है कि अगर आपने कोई एसेट परचेज किया है तो आप उसको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट के तहत अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे। अगर उस एसेट की कीमत साल बाद या 2 साल बाद बढ़ जाती है या कम हो जाती है मार्केट वैल्यू के लिहाज से तो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। आपने जिस अमाउंट पर अपना एसेट परचेज किया था उसी अमाउंट पर ही उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो आपने कॉस्ट को मद्देनजर रखना है जो आपने पे की उस एसेट को परचेज करने के लिए और उसको आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। 5वें नंबर पे आपके पास आ जाता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये आपकी डबल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड है। जैसा कि हमने कहा था कि हर डेबिट के लिए एक क्रेडिट होता है। डेबिट और क्रेडिट के बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे। अगर आप
किसी से बेनिफिट ले रहे हैं तो उसके एवज आपने उसको बेनिफिट देना है। तो इसको कहते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। हर ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट्स होंगे, तो आपने दोनों अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। आपने डबल एंट्री सिस्टम को मद्देनजर रखना है और डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के तहत आपने अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये कहता है कि आपके बिजनेस का एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए जिसमें आपने अपने अकाउंट्स क्लोज करने होंगे और अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानना होगा, और जो आपकी फर्म से रिलेट करते हैं, आपके स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी आपके फर्म की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहते होंगे। तो आपने एक स्पेशल पीरियड में, एक स्पेसिफिक पीरियड में, जिसको हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, उसमें अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। तो ये अकाउंटिंग पीरियड आपका 3 मंथ का हो सकता है, 6 मंथ का हो सकता है और साल का भी हो सकता है। तो एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड के तहत आपने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। उसके बाद आ जाता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। आपने अपने रेवेन्यूज को अपने एक्सपेंसेस के साथ मैच करना है। यानी कि अगर आपने कोई रेवेन्यूज अर्न किए हैं, रेवेन्यूज क्या होते हैं, आपकी इनकम होती है जो आपने सेल से या सर्विसेज देने के बाद अर्न किए होते हैं, उनको हम कहते हैं रेवेन्यूज। और एक्सपेंसेस वो होते हैं जो आपने उन रेवेन्यूज को हासिल करने के लिए पे किए होते हैं। तो आपने इन रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को मैच करना है और जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका या तो अर्निंग होगा या आपका लॉस होगा। तो इस तरह से आपने रेवेन्यूज और एक्सपेंस को मैच करना है ताकि आपको अपनी अर्निंग्स का सही तरीके से पता चल सके और आप अपनी अर्निंग्स को मिसस्टेट ना कर सकें। उसके बाद आ जाता है रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट आपको ये कहता है कि जैसे ही आपने गुड्स डिलीवर कर दी या जैसे ही आपने सर्विसेज डिलीवर कर दी, तो आप उसको एज ए रेवेन्यू अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन कर देंगे या रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये है रियलाइजेशन कंसेप्ट। जैसे ही आपने गुड्स डिलीवर कर दी या सर्विसेज दे दी, तो आपने ये तसव्वुर कर लेना है कि आपने रेवेन्यू अर्न कर लिया और उसको आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। पहले हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को देख रहे थे, अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस कुछ कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, जिनको मद्देनजर रखते हुए आपने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। और ये कुछ ऐसी कस्टम्स और ट्रेडिशंस होते हैं जो आपको आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं बताता। तो हम देखते हैं कि ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर ये कहता है कि जो भी आपने स्टेटमेंट्स बनानी हैं, जो भी आपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, वो ऑनेस्टली मेंटेन करने हैं। आपने रिकॉर्ड्स मिसस्टेट नहीं करने। आपने फेयर व्यू देना है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ताकि जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही होनी चाहिए और आपने किसी को भी डॉज देने की कोशिश नहीं करनी। तो ये होता है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। आपने ऑनेस्टली अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करनी है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंटेन करने हैं और फिर उनको डिस्क्लोज कर देना है पब्लिक के लिए। उसके बाद आपका आ जाता है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। आपने ऐसी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है या मेंटेन करनी है जिनका कोई ना कोई इम्पैक्ट हो, और ऐसे रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करने, ऐसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी जिनका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट ना आ रहा हो। तो इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट से आपने बचना है, उसको इग्नोर करना है, और हर वो चीज जो आपकी मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, वो आपने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में मेंशन करना है। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी आपको ये बताता है कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की हैं वो मटेरियल होनी चाहिए, यानी कि उनका
कोई ना कोई इम्पैक्ट हो आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे। ऐसी चीज़ें आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डालनी हैं और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में डालनी हैं जिसका आपके बिजनेस पर कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ रहा हो। तीसरे नंबर पे आपके पास आ जाता है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी आपको ये बताता है कि आपने जो भी मेथड यूज करना है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर करने के लिए या अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को जारी रखने के लिए, वो आपने चेंज नहीं करना। यानी कि अगर आपने कोई डेप्रिसिएशन मेथड एक साल यूज किया है तो आपने नेक्स्ट ईयर भी वही डेप्रिसिएशन मेथड यूज करना है। डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन आपके फिक्स्ड एसेट की डिडक्शन होती है, क्योंकि जैसे ही आप अपने एसेट को यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है, जिसकी वजह से आपका एसेट टाइम टू टाइम अपनी वैल्यू कम करता जाता है, तो उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो जो भी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आपने पहले साल यूज किया है उसी ही मेथड को आपने अगले साल यूज करना है, तो इसको कहते हैं कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। और अगर आप समझते हैं कि चेंजेस लाजमी हैं तो आपने लाजमी तौर पर अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये मेंशन करना है कि आपने ये मेथड्स चेंज किए हैं और ये मेथड्स क्यों चेंज किए हैं और इन मेथड्स का आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर या आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आपने ये सारी चीजें डिस्क्लोज करनी है अगर आप कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं। अदरवाइज आप जो मेथड यूज कर रहे हैं आप हर साल वही मेथड यूज करेंगे अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को बनाने के लिए। उसके बाद आपके पास आ जाता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म आपको ये कहता है कि आपने जो आपके फ्यूचर लॉसेस हैं उनको एंटिसिपेट कर लेना है और उनको अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड कर लेना है या मेंशन कर लेना है। और ऐसे रिकॉर्ड जो आपके फ्यूचर गेन से रिलेटेड हों या फ्यूचर प्रॉफिट से रिलेटेड हों उनको आपने मेंशन नहीं करना, इसलिए हम इसको कहते हैं कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। आपने प्ले सेव करना है ताकि आपको अपने बिजनेस की ट्रू कंडीशन का पता चल सके। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक एंड होता है। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।